नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं। देखिए, मुद्रास्फीति के जब तक कारणों का आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उनके निवारण का कार्य नहीं कर पाएंगे। उन समस्याओं से, उन कारणों से जिन्होंने मुद्रास्फीति का जन्म दिया है, उन कारणों का आपको पता होगा तभी उनका निवारण संभव होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के कारण। देखिए, जितने भी कारण हैं जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं उनको हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला भाग है मौद्रिक आय में वृद्धि तथा दूसरा भाग है उत्पादन में कमी। देखिए, इन दोनों को मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मौद्रिक आय में वृद्धि मतलब ऐसे कारण जिनके कारण से उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम में वृद्धि होती है, उनके हाथ में जो पैसा आ रहा है, जो खर्च करने योग्य पैसा है वो बढ़ रहा है। तो ये डिमांड साइड को शो कर रहा है कि जब आपके पास धन अधिक होगा, अगर आपके पास मुद्रा जो खर्च करने योग्य है वो ज़्यादा होगी तो आप डिमांड ज़्यादा करेंगे। वहीं जो दूसरा कारण है जिसे हम कहते हैं उत्पादन में कमी, वो सप्लाई साइड का है। देखिए, हमने देखा है कि अगर मांग और पूर्ति जहाँ मिलती है उसको हम संतुलन का बिंदु कहते हैं। किसी कारण से अगर पूर्ति स्थिर रहती है और मांग बढ़ जाती है तो प्राइसेस आर टेंड टू राइज। इसका मतलब है कि जो मूल्य होंगे वो ऊपर की ओर अग्रसित होंगे और महंगाई बढ़ाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है मौद्रिक आय वृद्धि, उसमें ऐसा होता है कि जो पूर्ति है वो तो स्थिर रहती है, जबकि जो डिमांड के जो फैक्टर्स हैं, जो मांग बढ़ाने वाले कारक होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी आय बढ़ रही है। तो जो आय बढ़ने कारण है उनके कारण से वो मांग बढ़ रही है और सप्लाई वहीं की वहीं स्थिर है, डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए प्राइस ऊंचे हो जाते हैं। दूसरे कारण में हम ये देखते हैं कि जो मांग है वो बरकरार है, लेकिन चूँकि उत्पादन में कमी हो गई, सप्लाई कम हो गई, मांग और सप्लाई का जो मैच है वो टूट गया, संतुलन का नया बिंदु बनता है, ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि यहाँ पे मांग तो यथास्थिर रही लेकिन पूर्ति कम हो जाने के कारण से इन दोनों में संतुलन बिगड़ा और प्राइसेज ऊपर चले गए। तो दोनों ही कारण, डिमांड में वृद्धि हो या सप्लाई में कमी हो। तो डिमांड में जो ये वृद्धि हो रही है उसमें हमने देखा है मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण से मांग में वृद्धि हुई और आपके मूल्य बढ़े। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम इन दोनों में से जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो हैं मौद्रिक आय में वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने मौद्रिक आय को बढ़ाया और मौद्रिक आय ने महंगाई को बढ़ाया। तो देखिए, मौद्रिक आय में वृद्धि के जो कारण हैं या जो घटक है उनमें से हम एक एक करके लेते हैं। पहला है सरकार की नीति। देखिए, हम देखते हैं कि हर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो ये चाहती है कि उसकी जो जनता है उनको साधन सुलभ हो, उनका जीवन स्तर उसमें वृद्धि हो। तो इनके लिए वो लोन लेती है जगह जगह से। जैसे जापान से भी उन्होंने टाइप कर रखे हैं, IMF से भी लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से भी लोन रखा है। अलग अलग जो मित्र देश होते हैं उनमें अलग अलग फंड के या अलग अलग योजनाओं के रूप में सरकारें पैसा जुटाती हैं और उस पैसों से वो जनता के हित के लिए योजनाएं बनाती हैं, कार्य करती हैं, जिससे कि जो मुद्रा है उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है और उस वृद्धि का जो इफ़ेक्ट है वो महंगाई के रूप में सामने आता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंध किसे कहते हैं। देखिए, हीनार्थ प्रबंध या डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जब सरकार अपने वित्तीय वर्ष का बजट बनाती है तो वह आय व व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। चूँकि सरकार जनता के हित के लिए, जनता की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है तो व्यय अधिक हो जाते हैं
आय कम हो जाती है। तो व्यय और आय को पाटने के लिए सरकार विदेशों से भी ऋण लेती है, जो कि मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा कुछ फंड रह जाता है जिसकी कमी रह जाती है, तो सरकार आरबीआई को निर्देश देती है। आरबीआई सरकार के निर्देश पे सरकार को ऋण देती है। वो ऋण वो नई मुद्राओं का निर्गमन करती है। देखिए, जब मार्केट में आरबीआई नई मुद्रा का निर्गमन करेगी तो मुद्रा का तो निर्गमन हो जाता है, लेकिन उससे उत्पादन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जिसके कारण से आपका मूल्य जो उच्च होगा। तो हिनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं? हिनार्थ प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आरबीआई नई मुद्रा का निर्गमन करके सरकार को ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुत्पादक व्ययों में वृद्धि। देखिए, जब संकट की घड़ी हो, कोई युद्ध हो या कुछ आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, तो आप देखिए कि जो पुलिस प्रशासन पे खर्च है, जो सेना पे खर्च है, जो हम मिसाइल्स खरीद रहे हैं, राफेल खरीद रहे हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम खरीदते रहते हैं, खुद भी उसको बनाने के लिए प्रयासरत हैं, इन सब पे जो खर्चा जाता है, एक्चुअली आप जितने भी ये सैन्य सामग्री बना रहे हो, ये सारे विनाश के लिए हैं। और जो विनाश के लिए उपकरण बनाए, अगर उनका प्रयोग करेंगे तो भी विनाश ही होगा। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हों, अगर आपके पास ये घातक प्रणालियाँ नहीं हों, तो आपकी देश की जो शांति है, सुरक्षा है, वो भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए हर देश दूसरे देश से डर के या अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए इन अपनी सेनाओं को और समृद्ध करने के लिए ये धारदार हथियार हैं, इनको खरीदते रहते हैं, और इन पे जो खर्चा लगता है वो मानव हित के लिए कभी भी काम नहीं आ पाता। और जब ऐसी स्थिति हो, युद्ध की स्थिति में, तब सब चीज़ों को छोड़ के और इन्हीं चीज़ों पे खर्च होता है, तो इन चीज़ों के जो परिणाम होते हैं, उसके बाद में जो रिकन्स्ट्रक्शन का एक्टिविटी होती है, जब स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, तब महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट है मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि। देखिए, चलन वेग में वृद्धि का मतलब है कि जैसे आपके पास 10 रुपये हैं और वो 10 रुपये एक महीने में लगभग 20-25 जनों के हाथ से होके निकल गए। अगर वो 25 जनों के हाथ से निकल के गए हैं तो उसने 25 × 10 यानी उसने 250 रुपये जितने काम कर दिया है। तो नोट 10 रुपये का, लेकिन वो 25 हाथों में घूम गया, तो 10-10-10-10 करते हुए सबकी जो उन्होंने आवश्यकताएं पूरी की है, तो उसने 250 रुपये जितना अपना इम्पैक्ट रखा है। अगर मुद्रा के इस चलन वेग में अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो बाज़ार में पैसा ज़्यादा आता है, फलस्वरूप महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक बैंकों की साख नीति। देखिए, कई बार बैंक्स अपनी क्रेडिट पॉलिसी के तहत जो ऋण है वो सस्ते कर देती हैं, और जब वो ऋण सस्ते करती हैं तो उपभोक्ताओं के पास ज़्यादा पैसा आता है। जैसे पर्सनल लोन है, उसकी अगर रेट कम है, होम लोन है, उसके अगर रेट कम कर दें, अगर ऑटो लोन है, उनके रेट कम कर दें, तो पैसा तो आ जाता है जनता के पास, और वो मांग करती हैं तो महंगाई बढ़ती है। करों में छूट, अगर सरकार किसी वित्तीय वर्ष में, या आप देखते होंगे बजट में वो कर के बारे में भी घोषणा करती है, अगर करों में छूट प्रदान करती है, तो करों में छूट प्रदान करने का मतलब है जो पैसा उपभोक्ता के हाथ में उसमें वृद्धि होती है और वो मांग ज़्यादा करता है। अगर कोई पुराने ऋण प्रोग्राम्स हैं, कुछ पुरानी बकाया है सरकार के, और उनको आप देखते होंगे कि हम ये न्यूज़ देखते रहते हैं कि जो बिजली के बकाया बिल हैं उसको अगर आप जमा करोगे तो आपके 50% में जमा कर लेंगे या आपकी ब्याज को छूट मिल जाएंगे। तो इन कारणों से, या जो ऋण माफ़ी होती है उसके में क्यों होती है, क्या होती है, उस पर नहीं हम जा रहे हैं। अगर हम तो ये देख रहे हैं कि ऋण माफ़ी हो रही है तो वो जो पैसा उनको चुकाना था वो पैसा उस व्यक्ति के पास ही रह जाता है, उस उपभोक्ता के पास ही रह जाता है, फलस्वरूप महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है विनियोग व उत्पादन में अंतर। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन में, मतलब पैसा आ तो ज़्यादा रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा। देखो, आज आप फैक्ट्री लगाओगे तो उसमें पहले पैसा लगेगा, फिर वो प्रोडक्शन करेगा। तो पैसा लगते तो पैसा मार्केट में आ गया, लेकिन प्रोडक्शन आते आते उसको 1 साल 2 साल लग जाएंगे। तो उस टाइम फ्रेम में क्योंकि सप्लाई तो बढ़ी नहीं लेकिन मांग बढ़ गई। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी का आयात। देखिए, मैंने आपको कहा है कि सरकारें अलग अलग कार्यक्रमों के तहत विदेश से पूंजी सहायता लेती रहती है। कई तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं, वो भी हमारी मदद करते रहते हैं। तो इन कारणों से भी जो आपकी मुद्रा है, जो उसका फैलाव है, जो हमारे हाथ में मुद्रा है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय अव्यवस्था।
देखिए, हम ये जानते हैं कि सरकार काला धन पे रोक लगाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन फिर भी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसमें लोग जो पैसा है इनकम टैक्स में शो नहीं करते हैं, काला बाजारी करते हैं, मनी ट्रांसफ़र के थ्रू इधर उधर भेजते रहते हैं, जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वो मनी मार्केट में घूमती रहती है। तो उसको कंट्रोल करना भी एक बड़ा पेचीदा वर्क हो जाता है, कार्य हो जाता है। सरकारें बहुत एक्शन भी ले रही हैं, काले धन को सफ़ेद धन बनाने में भी बहुत सारी स्कीम्स आई, लेकिन फिर भी पूरा उसको मैनेज नहीं कर पाती। तो ये कुछ कारण है, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जिसमें है आपके सरकार की नीति, ऋणार्थ प्रबंधन, अनुत्पादक व्ययों में वृद्धि, मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि, व्यापारिक बैंकों की साख नीति, करों में छूट, ऋण वसूली में ढील व पुराने ऋणों का भुगतान, विनियोग व उत्पादन में अंतर, विदेशी पूंजी का आयात और वित्तीय अवस्था। देखिए बच्चों, आपके लिए एक असाइनमेंट और है। आपके लिए असाइनमेंट है कि जो पिछले साल सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने कितना घाटा दिखाया है, जीडीपी के कितने प्रतिशत उन्होंने घाटा दिखाया है। ये आपको पुराने न्यूज़पेपर्स में गूगल पे मिल सकता है। आप इसको ढूंढें, उस बजट को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।